हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनकही कहानियों में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ आए हैं उनका नाम सुनील है। उनके कुछ दोस्तों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग पूरी हो चुकी थी और काफ़ी मेहनत करने के बाद मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था और मैं वहाँ शिफ्ट करने की तैयारी करने लगता हूँ और मेरे पिताजी दिल्ली आ जाते हैं मेरे लिए हॉस्टल ढूंढने के लिए। 2-3 दिन में मेहनत करने के बाद हमें एक हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल का रूम बड़े साइज़ का था तो हम 4 लोगों को वो रूम शेयर करना होता है। 4 लोगों में मेरी ही तरह फर्स्ट ईयर के और 3 स्टूडेंट्स थे, तो हम चारों मिलके वहाँ पे रहना हम स्टार्ट करते हैं। एक का नाम अक्षय, एक का नाम रजत और एक का नाम महेश था। मेरे सेटल होने के 2 दिन बाद मेरे पिताजी वहाँ से चले जाते हैं और आखिरकार मेरा दिल्ली में पढ़ने का सपना स्टार्ट होता है। मुझे पढ़ाई करते हुए और रहते हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे और अक्षय और रजत और महेश की, हम चारों की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। हम रूम पार्टनर्स थे और एक दूसरे के साथ दिन भर पढ़ाई करते और रात में बातें करते। अक्सर हम खाना खाने के बाद हॉरर मूवीज़ देखा करते थे और हॉरर स्टोरीज सुना करते थे। अब भूतों की बात करते हैं तो सोते सोते हमें बहुत लेट हो जाता था और हमें बहुत मज़ा भी आता था। एक रात की बात है, हम YouTube चैनल पे एक हॉरर स्टोरी सुन रहे थे तो उस स्टोरी में आउजा बोर्ड के बारे में बताया गया। इस बोर्ड में हमें काफ़ी दिलचस्पी आई, बट अक्षय इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। उसने एक आइडिया दिया, क्यों ना हम भी इस आउजा बोर्ड को यूज़ करते हैं। हम चारों में जो रजत था वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डरता था। मैं और महेश, हम इन सब चीज़ों को बस एक टाइम पास के लिए ही देखा करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमें डर लगता है या फिर हम ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमारे लिए ये सब चीज़ नॉर्मल थी, जैसे कि एक एंटरटेनमेंट बस। लेकिन अक्षय को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। अक्षय के काफ़ी पीछे पड़ने के बाद ये हमने डिसाइड किया कि हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे और ये सब हमें यूज़ करना नहीं चाहिए। लेकिन अक्षय कहाँ मानने वाला था। वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। खत्म हो गई, हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही हम खाना पीना खा के डेली की तरह हॉरर मूवीज़ देख रहे थे, तभी उसने मूवी पॉज करके एकदम से अपने बेड के नीचे से एक पैकेट निकाला जिसके अंदर आउजा बोर्ड था। उसने हमें बिना बताए एक लकड़ी काम करने वाले एक बंदे से उसने वो बनवाया और आउजा बोर्ड देख के हम लोग दंग रह गए। रजत का तो उसको देख के डर के मारे बुरा हाल था। हमने उसको बोला कि भाई ये क्या है, ये क्या किया तूने। वो इतना एक्साइटेड था कि हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर वो कहने लगा कि चलो आज फ़ोन करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। पहले तो हमने बहुत मना किया। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम ये कभी ट्राई नहीं करेंगे, लेकिन रजत के विशेष बिल्कुल ख़िलाफ़ था और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे और महेश के अंदर थोड़ी उत्तेजना होने लगी इन सब चीज़ों को देख के। हम लोगों को लगा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। अब रजत को समझाने की जिम्मेदारी हम दोनों की थी। मैं और महेश रूम के बाहर गए, रजत को ढूंढा। हमने जैसे तैसे उसको मना लिया। मैं मान गया कि चलो ठीक है, तुम लोग इतना पीछे पड़ रहे हो तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अक्षय ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वह कैंडल्स लेकर आया और हमने उसमें लाइट ऑफ कर दी। जैसा कि हमने YouTube चैनल पे देखा था, हमने वैसा ही माहौल अपने रूम में बना लिया था। आउजा बोर्ड को हमने अपने बीच में रखा और हमने ये गेम स्टार्ट किया। हम लोग इसको एक गेम की तरह ही ले रहे थे कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। रजत भी 5 मिनट के लिए ही तैयार हुआ था, तो हमने इसको ऐसे ही देखा। अब हमने उसके ऊपर फिंगर्स रख के बोला कि अगर जो कोई भी भूत, पिशाच या आत्मा हमारे आसपास है तो वो हमसे बात करे। 3 मिनट तक हम लोग यही करते रहे, लेकिन इतने में रजत ने अपना हाथ हटा लिया और बोला कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे डर लग रहा है। वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं करना। एक बार मैंने और उसने सोचा कि सही बात है, बेकार की बात है, कुछ मतलब तो है नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए इसे बंद करते हैं।
कोई नहीं आने वाला, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन 3 मिनट की बात है जो हमने कर ली थी, अब 2 मिनट की और बात है, चलो हम इसको करके देख लेते हैं। फिर हमने उसे कन्विंस किया और वो हम चारों वापस लग गए हाथ रख के। फिर हमने वही बोलना स्टार्ट किया कि अगर कोई आसपास है तो हमारे पास आए, हमसे बात करे। 1 मिनट बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा एहसास हुआ, एक हवा का झोंका जो हमें छू के निकल गया। ये सिर्फ हमारा एक एहसास था, क्योंकि कैंडल्स की लॉ भी चल रही थी, तो पॉसिबल नहीं था कि कोई और चीज़ हमारे आसपास या हवा कोई ऐसे जाके निकल जाए, क्योंकि विंडोज़ भी सारी क्लोज थी। और फ्रेंड्स, उस समय हमें लगा कि ये क्या हो गया एकदम से। हम लोग बहुत डर गए थे। लेकिन अक्षय ने कहा कि ये सब मन का वहम है, हम लोग सब कुछ बंद करके बैठे हैं, तो हो सकता है सेंसेस हमारे थोड़े गड़बड़ हो गए हो। 30 सेकंड्स और निकले और उसके बाद हमारी टेबल में एक वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन बहुत तेज़ था। ना चाहते हुए भी हमारे हाथ उस बोर्ड से हट गए। हम लोग उस बोर्ड से दूर हुए और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। घबराकर हम लोगों ने उसको दूर किया और जाकर एक बेड पे चारों बैठ गए। रजत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालत इस तरह ख़राब हो गई थी कि उसका पसीना रुक ही नहीं रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अब क्या करें। जैसे तैसे हमने खुद को शांत किया और हम लोग नॉर्मल हुए। लेकिन रजत की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो ना तो किसी से कुछ बात कर रहा था, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ था। हमने उससे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उसने कोई हमें जवाब नहीं दिया। फिर जैसे तैसे हमने उसको सुला दिया। उसके बाद महेश एक बेड पे सो रहे थे, मैं और रजत एक बेड पे सो रहे थे, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। फिर सब सो चुके थे। करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने रजत की तरफ अपना चेहरा किया तो देखा वहाँ पे तो कोई लेटा ही नहीं था। मैं उठ के बैठ गया, फटाफट पूरे कमरे में देखने लगा रजत कहाँ गया। मैंने देखा कि रजत एक कोने की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। यह देखकर मैं घबरा गया और उठकर खड़ा हो गया। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे करके मैं रजत के पास गया। मैंने रजत के कंधे पे अपना हाथ रखा और उसको पूछा, रजत भाई क्या हुआ है? इतनी रात को तू दीवार की तरफ मुंह करके क्यों खड़ा हुआ है? सब ठीक तो है ना? बोलना क्या हुआ? लेकिन इस बार उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये डर गया है, इसलिए यहाँ ऐसे खड़ा हुआ है। मैंने उसको थोड़ा दम लगाकर अपनी तरफ घुमाया और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ, मैं देख के मैं इतना डर गया कि पीछे होकर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज़ सुन के अक्षय और महेश भी दोनों उठ के खड़े हो गए। उन्होंने फटाफट से मेरे कमरे की लाइट जलाई और मेरे पास आए। मुझे पकड़कर उठाया और पूछा कि भाई क्या हो गया? मैंने अपने घबराई हुई आवाज़ में कहा, भाई देखो ज़रा, एक बार रजत की तरफ देखो। उन्होंने रजत की तरफ देखा और वे पूरी तरह से डर गए। रजत की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी। उसके हाथों की नीली लाइनें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि नसों में खून नहीं, नीली स्याही भर दी गई हो। जैसे तैसे हमने हिम्मत जुटाई और हम लोग उसके पास गए। जो भी था तो हमारा दोस्त ही। धीरे धीरे हम उसे पकड़ कर ले आए और हमने उसको बेड पर लेटा दिया। हम लोग इतना डर गए थे कि हम तीनों ने बेड से चादर उठा के ज़मीन पे बिछा ली। हम तीनों एक साथ ही सो गए। रूम की लाइट हमने जली छोड़ दी थी। फिर थोड़ी देर बाद महेश की नींद खुली। उसने देखा कि रजत तो घुर्राने की आवाज़ निकाल रहा है। उसने नज़र घुमाई और देखा कि रजत दीवार की तरफ खड़ा हुआ है और वैसे ही घुर्राने की आवाज़ निकाल रहा है। उसने तुरंत हम दोनों को उठाया और रजत की तरफ इशारा करते हुए हमसे कहा, देखो उधर रजत दीवार की तरफ मुंह करके दोबारा किस तरह की हरकत कर रहा है। हम दोनों की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि हम रजत की तरफ जाएं और हम उससे कुछ बोलें, लेकिन हम तीनों लोगों ने भगवान का नाम लिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हम रजत के पास गए। जैसे ही महेश ने अपना हाथ रजत के ऊपर रखा, उसकी गुर्राहट बंद हो गई और जैसे ही हमने उसको पलटा, हमारी हालत ख़राब हो गई। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और वो नीली रेखाएं जो उसके हाथ पे थी वो उसके मुंह तक पहुंच गई थी। हमने डरती हुई आवाज़ में बोला,
रजत रजत होश में आ भाई, होश में आ। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन अचानक से अजीब सी खौफनाक हंसी हंसने लगा और बहुत ही धीरे धीरे कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगा। तब अक्षय बोला, भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है इसके साथ, इसको जल्दी से पकड़ो और बेड पे लेटाओ। और जैसे ही हमने रजत को पकड़ा, उसके अंदर अचानक से इतनी ज़्यादा ताकत आ गई थी कि हम तीनों मिलके उसको अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, पर वो टस से मस नहीं हो रहा था। वो अजीब तरीके से बस हंसता जा रहा था। महेश को हनुमान चालीसा पूरी याद थी, तो उसने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। महेश को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कुछ सेकंड ही हुए थे कि इतने में अचानक रजत ने हंसना बंद कर दिया और अजीब तरीके से हमें देखने लगा और बेहोश हो गया। हमने उसको फटाफट उठाया और बेड पे लिटा दिया। हम उसके पास ही बैठ गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करना है, क्योंकि यह बात किसी को बाहर बताना नहीं चाहते थे और मेरा और महेश का तो दिल्ली शहर में कोई नोन भी नहीं था। अक्षय को याद आया कि उसके एक भैया हैं दिल्ली में, पास ही में रहते हैं। उन्होंने तुरंत उनको फ़ोन किया, फ़ोन पे पूरी बात बताई। तब अक्षय को भैया की टेंशन में आ गए। अक्षय की बात सुन के भैया भी टेंशन में आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग इसके आसपास ही बैठ जाओ जब तक मैं नहीं आता, और कोई पहचान वाला भी नहीं था वहाँ पे हमारे अलावा उसके, तो अब हमें वहाँ उसके साथ ही रहना था। करीब 3 घंटे बाद सुबह के 6 बज गए थे। महेश के भैया और उनकी पहचान वाले हमारे रूम में आ चुके थे। कमलेश भैया ने बताया कि ये राजेंद्र अंकल हैं और इनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है। हमें एक एक करके उनकी पूरी बात हमने उनको बताई। उन्होंने हमसे कहा कि तुम तुरंत उस बोर्ड को हमारे पास लेके आओ। उन्होंने हमको बताया कि ये जो बोर्ड है ये बहुत ही प्राचीन काल का यंत्र है जिससे बुरी आत्माओं को वश में किया जाता है। तुम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। उन्होंने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अभी रजत के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसे तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा और तुम में से 2 लोग मेरे साथ चलो और कोई एक बंदा उस बोर्ड के 2 टुकड़े करके उसे कहीं दूर फेंक दो। अक्षय रजत को लेके उनके भैया के साथ राजेंद्र अंकल के घर चले गए और महेश उस बोर्ड को लेकर तुरंत उसे खोजने के लिए, तोड़ने के लिए चला गया। जैसे ही हम अंकल के घर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत अपने हॉल में रजत को लेटा दिया। उन्होंने कुछ समय लिया और पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। करीब 1 घंटे तक लगातार उन्होंने मंत्रों का जाप किया, पूजा करी। तब तक महेश भी वहाँ पहुँच चुका था। पूजा ख़त्म हुई। महेश को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया। उसके हाथ में उनका एक कलाई पे धागा बांधा। कम से कम 3 महीने ये धागा कलाई से नहीं उतरना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन रजत अभी भी होश में नहीं आया था। तो राजेंद्र अंकल जी ने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी कुछ देर बाद ये होश में आ जाएगा, वह बिल्कुल नॉर्मल होगा। अक्षय के भैया ने कहा कि इसको उठाकर मेरे रूम में ले चलो जहाँ वह आराम कर सके। तो हम रजत को उनके रूम में ले गए और उसको हमने वहीं पर ही लेटा दिया जिससे वो आराम कर सके। करीब 1 घंटे बाद रजत को होश आया। वो इस बार नॉर्मल था। जैसे ही वो उठा, उसे समझ में नहीं आया कि वो है कहाँ पर और किसके घर पर है। थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन हम लोगों को देखकर उसका थोड़ा डर कम हुआ। मैं पूछा, यार भाई कैसा है, क्या हुआ मेरे साथ, ये सब बातें उसने बताई। जब उसको हमने ये सब कुछ बताया तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। तभी राजेंद्र अंकल ने उसके पास आए। उन्होंने उसको तसल्ली दी कि अब सब कुछ ठीक है, अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कि वो आत्मा थी उसको शरीर से बाहर निकाल दिया गया है और यह पवित्र धागा उसकी कलाई पे बांध दिया था ताकि वो वापस से शरीर में ना आ सके। उस दिन और रात को अक्षय के भैया के घर पर ही रुके और नेक्स्ट डे वापस हॉस्टल आए। अब सब कुछ नॉर्मल था, हम चारों सुरक्षित थे। उस दिन हम लोगों ने कसम खाई कि बिना सोचे समझे कोई भी गलती हम दोबारा ज़िंदगी में नहीं करेंगे। आज इस बात को करीब 7 साल हो चुके हैं। अब हम चारे जॉब करते हैं, आज भी वैसे ही पक्के दोस्त हैं।
लेकिन आज भी जब हम मिलते हैं और उस किस्से को याद करते हैं तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है। वो दिन, वो रात, ये हम चारों कभी नहीं भूलेंगे। आप सभी के लिए बस मेरी एक ही सलाह है कि आप भी इन बोर्ड्स का यूज़ ना करें। ये सब आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मचा देते हैं। हमारे पास हमारे जो एक अंकल हैं, उन्होंने हमारे साथ जो किया, हमें बचाया, हर किसी को वो नहीं मिलते। कृपया करके आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये कहानी बस मैं आपको यहीं समाप्त करता हूँ ये बोल के। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन का सामना पहले कर चुके हैं तो प्लीज़ हमें बताइए। हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी हमें भेजें जिससे हम भी आपको इस चैनल पे ला पाएँ और आपका किस्सा दुनिया के सामने रख पाएँ। थैंक यू।